मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी साजिश शामिल हो जाए तो अपने साथ न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ तहस नहस कर देती है। आज के कहानी में एक प्रेमी जोड़ा अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक शहर पड़ता है पानीपत और इसी पानीपत का एक थाना पड़ता है चांदनी बाग। चांदनी बाग का एक मोहल्ला पड़ता है आज़ाद नगर और इसी आज़ाद नगर की रहने वाली सिमरन दुबे, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। सिमरन के पिता का नाम अतुल दुबे। सिमरन जो आर्य डिग्री कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और इसी कॉलेज में पढ़ने वाली ज्योति, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। ज्योति के पिता का नाम रामपाल, जो बराना इलाके के रहने वाले हैं। ज्योति और सिमरन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब है कि अक्सर दोनों एक दूसरे के घर भी आया जा करते हैं। इधर एसडी कॉलेज में पढ़ने वाला कृष्णा देसवाल, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। कृष्णा के पिता का नाम राजेंद्र देसवाल। कृष्णा एसडी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। एसडी कॉलेज का एक संस्था है एनएनएस, जो कैंप लगा करके लोगों की मदद करती है और इसी संस्था का अध्यक्ष है कृष्णा। एक दिन ये संस्था अपना आर्य डिग्री कॉलेज में कैंप लगाती है और इसी दौरान कृष्णा की मुलाकात ज्योति और सिमरन से होती है। जब तीनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तीनों में बातचीत होती है और फिर तीनों में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद से तीनों अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 5 सितंबर 2017 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। कृष्णा सिमरन के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल बाहर से कुछ मिलिट्री आने वाले हैं जिनके लिए हमें कैंप लगाना है और ये कैंप जीटी रोड स्थित गौशाला मंदिर परिसर में लगने वाला है। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुलाकात करनी है। मैंने ऑलरेडी ज्योति को भी कॉल कर दिया है और ज्योति भी मिलने के लिए आ रही है। अगर तुम्हारे पास भी वक्त है तो तुम भी मुझसे मुलाकात कर सकती हो। जैसे ही कृष्णा इस तरह की बातें सिमरन से कहता है, सिमरन भी कृष्णा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के जब अपने घर से निकलती है तो अपने पिता से कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और फिर कृष्णा के बताए हुए जगह पे मिलने के लिए सिमरन पहुँच जाती है। जैसे ही गौशाला मंदिर परिसर में पहुँचती है तो वहाँ पे पहले से ही ज्योति और कृष्णा मौजूद थे। सिमरन जब ज्योति को देखती है, खुशी के मारे उछल जाती है और तुरंत ही उसे गले लगा लेती है। उसके बाद से कृष्णा, ज्योति और सिमरन कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे को अंदर से लॉक कर लेते हैं और काफ़ी घंटों देर तक वहाँ बातचीत करते हैं। जिस कमरे में बातचीत करते हैं उस कमरे के बगल वाले कमरे में कंप्यूटर का संस्था चल रहा था, जिसकी संचालन वंदना कर रही थी। वंदना जब देखती है कि तीनों कमरे के अंदर काफ़ी देर से पड़े हुए हैं और कमरा अंदर से लॉक है, वंदना को कुछ हटपटा लगता है। इसलिए वंदना कमरे के दरवाजे पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाना शुरू करती है। वंदना लगभग 15 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाती है। तब जाकर के 15 मिनट के बाद कहीं कृष्णा और सिमरन कमरे से अंदर बाहर निकलते हैं और दरवाज़ा को लॉक करने लगते हैं। इस पे वंदना कृष्णा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ 2 लड़की आई थी, दूसरी लड़की कहाँ है। इस पे कृष्णा कुछ खास जवाब नहीं देता है और कमरे को लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वंदना को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश तिवारी से ये सारी बातें जा कर के कहती है। जैसे ये सारी बातें वेद प्रकाश तिवारी से बताती है तो वेद प्रकाश तिवारी भी उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने भतीजा अभिनव से कहता है। अभिनव कमरे का दरवाज़ा तोड़ने लगता है, लेकिन अभिनव जैसे ही कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके कमरे के अंदर एंट्री करता है, अभिनव की चीख निकल जाती है। जैसे ही ज़ोर से चीखता है अभिनव, उसकी आवाज़ सुन करके वंदना भी अभिनव के नज़दीक पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। इस पर अभिनव कहता है कि दरअसल कमरे के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। आखिरकार वही होता है जिसका वंदना का शक था। वंदना तुरंत ही इस बात की खबर मंदिर की पुजारी वेद प्रकाश तिवारी को देती है। वेद प्रकाश तिवारी तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में देता है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि दरअसल बेड के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके गले का निशान देख करके साफ समझ में आ जाता है कि लड़की की गला दबा करके हत्या की गई थी, लेकिन लड़की के चेहरे पे किसी केमिकल को डाल करके उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस जब कमरे की तलाशी लेती है तो उस कमरे में एक लेडीज़ पर्स मिलता है।
पुलिस जब उस पर्स को खोलती है तो उसमें से एक आईडी कार्ड मिलता है जो आर्य डिग्री कॉलेज का होता है, जिस पर लड़की का नाम ज्योति लिखा हुआ था, पिता का नाम रामपाल और उस पर मोबाइल नंबर भी था। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है और रामपाल से कांटेक्ट करती है और रामपाल को घटनास्थल पर बुलाती है। जैसे ही रामपाल घटनास्थल पर पहुंचता है, ज्योति के डेड बॉडी को देखता है, तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और फिर दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। पुलिस तुरंत ही ज्योति के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाती है, पुलिस तुरंत ही ज्योति के डेड बॉडी को उसके पिता रामपाल के हवाले कर देती है। रामपाल अपनी बच्ची के आखिरी विदाई भी कर देता है और फिर पुलिस रामपाल के ही तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले वंदना से पूछताछ करती है तो वंदना कहती है कि साहब एक लड़का था और 2 लड़की थी, लेकिन इन तीनों को मैं नहीं जानती थी। काफ़ी देर से कमरे के अंदर बंद थे, इसीलिए मुझे शक हुआ, लेकिन उसमें से एक लड़का और लड़की बाहर चले गए और दूसरी लड़की की अंदर ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस अब इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले ज्योति के मोबाइल का नंबर का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल ज्योति ने जिस नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था वो नंबर कृष्णा का ही था। लगभग 14 से 15 सेकेंड ही बातचीत हुआ था। पुलिस तुरंत ही कृष्णा के बारे में ज्योति के पिता रामपाल से पूछताछ करती है तो रामपाल कहता है कि कृष्णा को अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। कृष्णा मेरे बच्ची का दोस्त था, अक्सर मेरे घर आया जाया करता था। रामपाल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों का भी दिमाग ठनक जाता है कि अगर कृष्णा ज्योति का बेस्ट फ्रेंड था तो ज्योति के मौत पे कृष्णा ज्योति के घर क्यों नहीं आया। कहीं ना कहीं पुलिस वालों को कृष्णा के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब कृष्णा के घर पे पहुंचती है और उसके पिता राजेंद्र से मुलाकात करती है तो राजेंद्र कहता है कि साहब 5 सितंबर 2017 को ही कृष्णा घर से लगभग 1.5 लाख रुपये लेकर के और गायब हो चुका है। पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं कृष्णा के ऊपर भरपूर शक चला जाता है। पुलिस अब सिमरन के बारे में पता लगाने के लिए सिमरन के घर पे पहुंचती है और सिमरन के पिता अतुल से मुलाकात करती है तो अतुल कहता है कि साहब मेरी बच्ची इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती है। मैं अच्छी तरीके से अपने बच्ची को जानता हूं, मेरी बच्ची किसी की हत्या कर ही नहीं सकती है, बल्कि मेरी बच्ची का तो खुद अपहरण हो गया है। कृष्णा ने मेरी बच्ची का अपहरण कर लिया है। जब इस तरह की बातें अतुल पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसमें अपराधी है कौन। इधर सिमरन के पिता पुलिस थाने जाता है और अपनी बच्ची का अपहरण का मुकदमा दर्ज करा देता है और कहता है कि दरअसल मेरी बच्ची को कृष्णा ने ही अपहरण किया है। पुलिस तुरंत ही कृष्णा का एक फ़ोटो लेकर के और सोशल मीडिया पर डालती है और साथ ही साथ अखबारों में प्रेषित कराती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कृष्णा के बारे में कुछ भी पता चलता है तो पुलिस से कांटेक्ट करे, बदले में कुछ इनाम भी घोषित कर देती है। पुलिस उसके बाद से कृष्णा और सिमरन दोनों की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि दोनों ही अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर चुके थे। देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है कि 4 दिन के बाद अचानक 8 सितंबर 2017 को कृष्णा का मोबाइल नंबर ऑन होता है। जैसे ही मोबाइल नंबर ऑन होता है, पुलिस कृष्णा के मोबाइल के जरिए उसका लोकेशन पता लगा लेती है। उस वक्त उसका लोकेशन शिमला का दिखाता है। पुलिस तुरंत ही एक टीम बना करके शिमला एक होटल के कमरे में पहुंचती है। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि कृष्णा बेड पे लेटा हुआ था और नीचे एक लड़की लेटी हुई थी, पर वो लड़की सिमरन नहीं थी बल्कि ज्योति थी। पुलिस जब ज्योति को जिंदा देखती है, उसे देख करके पुलिस भी एकदम चौंक जाती है। पुलिस तुरंत ही ज्योति और कृष्णा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर ज्योति से पूछताछ करती है कि जब तुम्हारी हत्या नहीं हुई है तो मरने वाली वो लड़की कौन थी। इस पे ज्योति कहती है कि साहब वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त सिमरन थी। जैसे ही सिमरन की मौत की पुष्टि हो जाती है, इस बात की खबर सिमरन के पिता अतुल को जब मालूम चलता है तो अतुल दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। पुलिस जब इन दोनों से इनकी पूरी कहानी पूछताछ करती है और जब ये पूरी अपनी कहानी बताते हैं तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। ज्योति बताती है कि जब पहली बार मेरी मुलाकात मेरे ही कॉलेज में कृष्णा से होती है, पहली बार जब कृष्णा को देखती है, ज्योति पहली नज़र में कृष्णा को दिल दे बैठती है। कृष्णा पे जब ज्योति को देखता है, ज्योति की नज़र में अपने लिए जब प्यार देखता है, कहीं ना कहीं कृष्णा भी ज्योति की तरफ खींचा चला जाता है और फिर दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और उसके बाद से ज्योति और कृष्णा दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं। जैसे ही दोनों का प्यार का परवान चढ़ना शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते।
इसलिए जब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं, इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग जाति समुदाय के थे। कृष्णा और ज्योति दोनों को मालूम था कि शादी के लिए दोनों के घर के परिजन कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए कृष्णा और ज्योति अपनी शादी की बात अपने घर के परिजनों से नहीं बात करते हैं, बल्कि दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। कृष्णा ज्योति से कहता है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना है तो मात्र इसका एक ही रास्ता है कि हम दोनों ही अपने ही शक्ल सूरत और कद काठी का एक लड़का और एक लड़की का इंतजाम करते हैं, दोनों को इस दुनिया से हटा देते हैं और फिर उस जगह पे अपनी पहचान छोड़ देते हैं, ताकि लोगों को मालूम चलेगा कि हम दोनों इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं और उसके बाद से कहीं दूसरी जगह जा करके अपनी जीवन बड़ी खुशहाल तरीके से व्यतीत कर लेंगे। जैसे ही कृष्णा इस तरह की सारी षड्यंत्र ज्योति से बताता है, इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं ज्योति को भी पसंद आ जाता है और फिर इस काम को करने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। ज्योति के ही बिल्कुल कद काठी की थी उसकी दोस्त सिमरन, कमी था एक लड़के की और लड़का की भी तलाश पूरी हो जाती है और वो लड़का एसडी कॉलेज में ही मिल जाता है जिसका नाम है रमेश, जो रमेश भी इसी एनएनएस संस्था से जुड़ा हुआ था। फिर इसी षड्यंत्र के तहत कृष्णा सिमरन के साथ साथ रमेश के नंबर पे भी फ़ोन करता है और दोनों से स्कैम के बारे में बातचीत करने के लिए गौशाला मंदिर परिसर में बुलाता है। सिमरन जब अपने घर से निकलती है उसी वक्त रमेश को फ़ोन करके भी कहता है कि तुम अपने घर से निकल जाओ, लेकिन रमेश दाढ़ी रखता था और कृष्णा दाढ़ी नहीं रखता था। इसलिए कृष्णा रमेश को फ़ोन करके कहता है कि जब तुम मिलने के लिए मेरे पास आ रहे हो तो रास्ते में अपनी सेविंग करा करके आना। जब रमेश अपने घर से कृष्णा से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में ही रमेश कृष्णा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे करीब तक आ चुका हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे कहीं भी सैलून नहीं मिला, इसलिए मैं सेविंग नहीं करा पाया हूँ। जैसे ही इस तरह की बातें रमेश कृष्णा से कहता है तो कृष्णा को भी लगता है कि अगर सेविंग रहते हुए अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया तो शायद हम पकड़े जाएंगे। इसलिए कृष्णा रमेश के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम घर चले जाओ, मीटिंग आज नहीं होगी। तब तक सिमरन गौशाला मंदिर परिसर में कृष्णा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और फिर अपने ही षड्यंत्र के तहत ज्योति और कृष्णा सिमरन को कमरे के अंदर ले जाते हैं और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक ला करके कृष्णा सिमरन को देता है और कहता है इसे पी लो। इस पर सिमरन दोनों से कहती है कि तुम लोग भी पियो। इस पर कृष्णा और ज्योति कहते हैं कि हमने जस्ट अभी अभी पिया है। सिमरन उस कोल्ड ड्रिंक को पीना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है नशे में चूर होकर के बेड पे गिर जाती है, क्योंकि कृष्णा ने उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दिया था। जैसे ही नशे में चूर होकर के सिमरन बेड पे गिर जाती है, कृष्णा और ज्योति सिमरन की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसके चेहरे पे एक केमिकल डाल करके उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से जला देते हैं और उसके बाद से ज्योति अपने पर्स को वहीं कमरे में छोड़ देती है और उस पर्स में अपने कॉलेज का आईडी कार्ड छोड़ देती है और फिर वहां से बाहर निकलते हैं, कमरे को लॉक करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो इसे सुनने के बाद सिमरन के पिता अतुल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि अब उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के इन दोनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।